Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel The Komal Space, a platform which is going to boost your preparation for radiography related competitive exams. फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट 2 है उस सीरीज़ का जिसमें हम कवर कर रहे थे इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि पूछे जा सकते हैं एम्स CRE 2025 एग्ज़ाम में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. If the distance between the X-ray source and the image receptor is doubled, हाउ डज़ द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम चेंज्ड. यहाँ हमसे कहा गया है कि अगर हम एक्सरे सोर्स और रिसेप्टर के बीच की डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट होगी. तो फ्रेंड्स, इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन हमें पता है. क्या होता है? इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ये होता है इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन. अब हमें क्या कहा गया है कि इंटेंसिटी क्या कर दी गई, डिस्टेंस क्या कर दी गई है, डबल कर दी गई है. तो हम क्या कर देंगे, आई इक्वल्स टू 1 में डिस्टेंस डबल कर दी गई है तो 2 टाइम्स होल स्क्वायर. तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4. तो ऑप्शन डी हम देख सकते हैं, इट बिकम्स 1/4. सो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ ड्यूअल एनर्जी CT ओवर कन्वेंशनल CT. यहाँ हमसे ड्यूअल एनर्जी CT स्कैन का मेन एडवांटेज पूछा गया है. तो फ्रेंड्स, ड्यूअल एनर्जी CT स्कैन में होता क्या है कि ये CT यूज़ करती है 2 डिफरेंट सोर्स टू स्कैन द सेम पार्ट. 2 डिफरेंट एनर्जी सोर्स, एक्सरे सोर्स टू स्कैन द सेम पार्ट. इससे होता क्या है, बेसिकली टिपिकली ये यूज़ करता है, एक हाई KVP का सोर्स होता है और एक लो KVP का सोर्स होता है, जिससे ये सेम रीजन को स्कैन करता है. और इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी अगर सब्सटेंस है, सेम डेंसिटी के हैं दोनों, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो उसे ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है. तो यहाँ हम इसका एडवांटेज इन ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट मटेरियल्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. सो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, अगर किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो ये उन्हें डिफ्रेंशिएट कर देता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यूरिक एसिड एंड कैल्शियम इन रीनल स्टोन के अंदर यूरिक एसिड और कैल्शियम दोनों ही सेम डेंसिटी के मटेरियल हैं, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है. तो ड्यूअल एनर्जी CT स्कैन इन्हें इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकता है. सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. Next question number 3. In a properly positioned AP projection of the elbow joint, which of the following bony landmark should appear in profile. यानी कि जब आप AP पोजीशन लगाते हो एल्बो जॉइंट की, तो इनमें से कौन सी जो बोनी स्ट्रक्चर है, लैंडमार्क है, वो आपको क्लियरली दिखेगा, प्रोफाइल में आएगा. तो फ्रेंड्स, इसमें आपको पता होगा, जब अपन AP पोजीशन लगाते हैं एल्बो जॉइंट की, जिसमें एल्बो फुल्ली एक्सटेंडेड होती है, तो उसमें जो मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल्स होते हैं ह्यूमरस के, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक्सरे कैसेट के या फिर एक्सरे इमेज रिसेप्टर के पैरेलल होते हैं दोनों मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल्स. तो ये दोनों क्या होंगे, प्रोफाइल में क्लियरली आएंगे, बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं होंगे. तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस. बाकी की जो तीनों स्ट्रक्चर्स है, रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये आपको AP में जो है वो पार्शियली दिखेगी. कैसे दिखेगी, पार्शियली. अगर आपको इसे क्लियर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेटरल प्रोजेक्शन करना पड़ेगा. और ऑल क्रेनियन प्रोसेसेस आपको क्लियरली लेटरल प्रोजेक्शन में ही दिखेगा, और कोरोनॉइड प्रोसेस भी आपको बेटर सीन करना है तो आपको लेटरल प्रोजेक्शन में ही अच्छे से दिखेगा. AP व्यू में जो चीज़ आपको एकदम क्लियरली और अच्छे से दिखेगी विदाउट सुपर इम्पोजिशन, वो है मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. During an HSG procedure, free spillage of contrast from both fallopian tubes into the peritoneal cavity indicates. यानी हमसे पूछा जा रहा है कि HSG प्रोसीजर के दौरान अगर दोनों फेलोपियन ट्यूब से हमको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्री स्पिलेज दिखता है, किसका, कॉन्ट्रास्ट का, तो वो क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है. तो फ्रेंड्स, अगर हम इस स्ट्रक्चर को रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक आउटलाइन डायग्राम माने, तो जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं यहाँ यूट्रस के अंदर, तो वो फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यहाँ
फेलोपियन ट्यूब जहाँ एंड हो रही है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, उसकी ये कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर होती है, इसमें आके स्पिल होता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो अगर स्पिलेज दिखा रहा है मतलब ये एक नॉर्मल जो होती है ना फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग, उसको दर्शा रहा है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन है नॉर्मल पेटेंसी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पेटेंसी मीन्स ओपननेस, ओपननेस ये क्या बता रहा है, जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी पेरिटोनियल कैविटी में ओपनिंग, यानी अगर नॉर्मल पेटेंसी है, नॉर्मल ओपनिंग है, तो वो किस प्रकार शो होगी, स्पिलेज के फ्री स्पिलेज में शो होगी। यहाँ पे फ्री स्पिलेज होगा कॉन्ट्रास्ट मीडिया का। और अगर ये हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए ये एक नॉर्मल पेटेंसी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ये बायलेटरल ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो सकता। अगर ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन होता तो यहीं पे जो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता, आगे उसका स्पिलेज देखने को मिलता ही नहीं। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए T2 वेटेड MRI इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू अपीयर्स ब्राइट या फिर हाइपर इंटेंस। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको पहले ही ब्राइट दे दिया है, तो आपको क्लियर है कि जो ब्राइट दिख रहा है वो बताना है। लेकिन अगर मान लो आपको ब्राइट ना दे के सिर्फ हाइपर इंटेंस दिया हुआ हो, तो आपको पता होना चाहिए हाइपर इंटेंस का मतलब होता है ब्राइट। और अगर हाइपो इंटेंस दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, हाइपो इंटेंस, तो उसका मतलब हो जाएगा डार्क। आप ये थोड़ा देख लेना, डार्क, ठीक है। हाइपो इंटेंस अगर दिया हुआ हो तो उसका मतलब हो जाएगा डार्क, और हाइपर इंटेंस का मतलब हो जाएगा ब्राइट। सो T2 वेटेड इमेज में हमें कौन सी चीज़ ब्राइट दिखती है यहाँ पे, तो हो जाएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। T2 वेटेड इमेजेस जो होती है उसमें हमें जो लिक्विड कंटेंट है, कौन सा कंटेंट, लिक्विड कंटेंट जो है वो कैसा दिखता है, ब्राइट दिखता है। और फैट और कैल्सिफाइड बोन्स ये सब हमें क्या दिखता है, डार्क दिखता है। सो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहीं अगर हमसे T1 पूछा होता तो T1 में जो लिक्विड है वो कैसा दिखता है, डार्क दिखता है, और फैट दिखता है ब्राइट। सो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ स्टीर शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस इन MRI। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो स्टीर सीक्वेंस है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, फैट सिग्नल्स को सप्रेस करने के लिए। इन्वर्जन रिकवरी का मतलब ही ये होता है कि हमें किसी ना किसी सिग्नल को सप्रेस करना है, तो इसमें क्या किया जाता है, फैट सिग्नल को सप्रेस किया जाता है। सो हम यहाँ इसके प्राइमरी यूज़ को कंसिडर करते हुए ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी को हम देख सकते हैं, सप्रेसिंग फैट सिग्नल। जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या करता है, फैट सिग्नल्स को सप्रेस करता है टू डिटेक्ट पैथोलॉजी लाइक बोन मैरो एडिमा। सो जब ये फैट सिग्नल को सप्रेस करता है, यानी कि ये जो लिक्विड सिग्नल्स हैं उन्हें एनहेंस करता है, उन्हें ब्राइट शो करता है, तो पैथोलॉजीज लाइक बोन मैरो के अंदर जो एडिमा है वो अपन क्लियरली देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो हो गया वो बिल्कुल करेक्ट हो गया यहाँ पे। यही फ्रेंड्स मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं थोड़ा, तो जो फ्लेयर सीक्वेंस होता है वो क्या करता है, फ्लूइड जो सिग्नल्स होती है उन्हें सप्रेस करके फैट सिग्नल्स को एनहेंस करता है। सो जो फ्लेयर है वो स्टीर का ऑपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन ए नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन ऑफ द ब्रेन acute intracerebral hemorrhage typically appears as। हमसे पूछा गया है कि जो acute intracerebral hemorrhage हो रहा है वो कैसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स जो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज है, जो ब्लड है फ्रेश ब्लड, उसके अंदर क्या होता है, हाई प्रोटीन और आयरन कंटेंट जैसे कि हेमोग्लोबिन होने के कारण वो क्या करता है, एक्स रेज का जो अटेन्यूएशन है वो इंक्रीज कर देता है। तो जब एक्स रेज अटेन्यूएट ज़्यादा होती हैं तो वो कैसे अपीयर होती हैं, एज ए ब्राइट स्पॉट अपीयर होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है सी, हाइपर डेंस ब्राइट एरिया इन द अफेक्टेड रीजन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक्सरे की इंटेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से, अटेन्यूएशन इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से वो जो ब्लड है, हेमरेज है, वो हमें कैसा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा कंपैरेटिवली टू द ब्रेन टिश्यू, यानी पास के ब्रेन टिश्यू के कंपैरिजन में वो हमें ब्राइट दिखेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स इन CT स्कैन। तो फ्रेंड्स हमें पता है स्ट्रिक आर्टिफैक्ट जो है CT स्कैन के अंदर वो किसकी वजह से होता है, कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट या फिर मेटल स्ट्रक्चर अगर इंटरफेयर होती है इमेज के अंदर
तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रिक आर्टिफैक्ट। तो यहाँ हम ऑप्शंस की स्टडी करें तो हम देखते हैं ऑप्शन सी, मेटल इम्प्लांट्स विथ इन द स्कैंड एरिया, यानी मेटल इम्प्लांट्स की वजह से स्कैंड एरिया में क्या हो जाता है, स्ट्रिक आर्टिफैक्ट। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको स्ट्रिक आर्टिफैक्ट के बताऊं तो ये कॉज होता है डेंटल फिलिंग्स की वजह से, सर्जिकल क्लिप्स एक्सेट्रा, इस टाइप के मेटल्स की वजह से ये कॉज होता है। सो यहाँ हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट ऑन एन MRI इमेज, यानी MRI इमेज के अंदर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट जो है वो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टॉर्शन हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ लोकल किसी चीज़ के दूसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से अफेक्ट हो रहा है। और ये जनरली किसकी वजह से होता है, कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट होता है पेशेंट की बॉडी के अंदर, उसकी वजह से जो है उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो अफेक्ट होता है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी, प्रेजेंस ऑफ मेटालिक सर्जिकल क्लिप्स और डेंटल फिलिंग्स, यानी मेटालिक सर्जिकल क्लिप्स और डेंटल फिलिंग्स की वजह से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स की क्या होती है, डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो क्या करती है, मेन मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करके आर्टिफैक्ट कॉज करती है। सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेवलपर सॉल्यूशन इन मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग इज करेक्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट, यानी हमसे पूछा गया है डेवलपर सॉल्यूशन को कंसिडर करते हुए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और एकदम एक्यूरेट है। सो हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, पोटेशियम ब्रोमाइड act as the reducing agent to convert exposed silver halide crystals into black metallic silver। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है, रीस्टेनर की तरह एक्ट करता है, और इसका काम क्या होता है, जो अनएक्सपोज सिल्वर हेलाइड्स है उनके डेवलपमेंट को रोकना, ताकि फॉग प्रोड्यूस जो है वो ना हो। सो इसका काम जो है सिल्वर हेलाइड क्रिस्टल को ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक डेवलपर एजेंट का काम है। सो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट फंक्शंस एज प्रिजर्वेटिव टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द डेवलपर सॉल्यूशन, तो ये भी हमारे गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रिजर्वेटिव के तौर पे सोडियम कार्बोनेट जो है वो काम नहीं करता है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक्टिवेटर है। सो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड इज एडेड टू द डेवलपर टू न्यूट्रलाइज फिक्सर कंटामिनेशन, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो फिक्सर सॉल्यूशन का इंग्रेडिएंट है, डेवलपर में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि डेवलपर जो है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम एसिड ऐड करेंगे तो ये उसकी बिल्कुल प्रॉपर्टी के खिलाफ है, ये चीज़ उसमें यूज़ नहीं होगी। सो अब हम करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन सी, hydroquinone is responsible for producing high contrast black areas in the image। सो फ्रेंड्स हाइड्रोक्विनाइन जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और उसका क्या काम होता है, हाइलाइड क्रिस्टल्स को ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करना, यानी हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक जो एरियाज होते हैं इमेज के अंदर वो प्रोड्यूस करना। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि फर्दर प्रिपरेशन के लिए मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।